नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। चुनाव करीब आए, आजम खान याद आए। इन उपचुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद को अचानक आजम खान की याद आ गई। आजम खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। उनके परिवार से मिलने के लिए लोग जाते हैं। वहीं मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और 3 सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर बहुत अहम कड़ी हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। और आप देखिए, हरदोई का जिला कारागार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट मीरापुर, सीसामऊ, कुंदर की, यहां 45 से 65% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी ने तीनों जगह पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, यानी कि समीकरण को फिट बैठाने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव ने की है। वहीं अखिलेश यादव 2 दिन पहले आजम के परिवार से मुलाकात करने के लिए रामपुर पहुंचे थे और आजम के बहाने मुस्लिम वोट साधने की कोशिश हो रही है। इधर एएसपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी जेल में बंद आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे और आजम परिवार से नजदीकी का संदेश दिया था। इसी पर आज महाबहस होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नौ सीट पर लड़ाई, आजम खान की याद आई। पीडीए साधने के बाद आजम फैमिली से मुलाकात। जहाँ तक आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। मौलाना का वाद, आजम की हालत के अखिलेश जिम्मेदार। सिर्फ चुनाव में ही क्यों आजम खान याद आते हैं? इससे पहले कभी याद नहीं आते, इसके बाद में भी कभी याद नहीं आते। उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम हुए उसकी पैरवी अखिलेश यादव ने नहीं की। 3 सीट पर मुस्लिम वोट का रण, बीजेपी बदलेगी समीकरण। हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कानेपुर के, उन्होंने बताया कि 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। मुस्लिम फैक्टर पर नजर, अखिलेश वर्सेस चंद्रशेखर। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उन पूरे परिवार को, हमारा परिवार। तो सुलगते सवालों के बीच आज होने जा रही है एक सबसे बड़ी चर्चा, और चर्चा में तमाम फायर ब्रांड नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन आज महाबहस के 3 सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या सवाल है? राउंड 1 पे क्या सवाल रहेगा जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता की बेचैनी को बढ़ाएगा? अखिलेश को अचानक क्यों आजम खान की याद आई? आजम खान साहब की याद अखिलेश यादव को क्यों आई? राउंड 2 में सवाल यहां पर यह होगा, मीरापुर में एसपी खत्म करेगी 28 साल का वनवास, क्या ऐसा हो पाएगा? इतना आसान है समाजवादी पार्टी के लिए? राउंड 3 का सवाल, उपचुनाव का रण, मुस्लिम बदलेंगे समीकरण, यानी कि अल्पसंख्यक वो किस तरीके से पूरे समीकरणों पर भारी रहेंगे ये इस उपचुनाव के रण में। ये यहां पर राउंड 3 में इन तीनों अहम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इन सवालों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों सवालों पर आकर के आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तमाम खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश चौधरी, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो चर्चा में हमारे साथ जुड़े। राजेश चौधरी साहब, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगी। राजेश पासवान दलित चिंतक हैं, उनको भी हम चर्चा में ला रहे हैं। रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी हम चर्चा में ला रहे हैं। और सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश चौधरी जी कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे बड़ी बात यह, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। मुरादाबाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, एसटी हसन बार बार कह रहे थे टिकट टिकट टिकट, और उस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई थी तब आजम खान का कद और आजम खान का फैक्टर सबके जहन में आया था कि किस तरीके से टिकट दिया, बदला टिकट दिया, फिर लेटरबाजी और ये सब। अब ये आजम खान के परिवार से जाकर के रामपुर में अखिलेश जी का मुलाकात करना, उसके बाद सियासी हलकों में इस तरह की चर्चाएं उठना,
ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने का समीकरण है या कुछ और है? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नेताजी के साथ के नेता हैं। उनका सम्मान हमेशा रहता है, हमेशा उनकी सम्मान की बात होती है। ये चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, चूंकि आज सबसे बड़ी घटना जो आप मानी सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया कि किस तरह से बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में, देश में जो बुलडोजर जिस तरह से अन्याय कर रहा था उस पर ब्रेक लग गई। अब उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। भाई यही आप सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसके परिवार की क्या गलती है, उनके पेरेंट्स की क्या गलती है, उनको आप कैसे यहाँ पे बेघर कर सकते हैं? क्या अधिकारी और सरकार जज तो नहीं हो जाएगी? भाई न्याय तो न्यायपालिका देगा। न्याय बुलडोजर न्याय का प्रतीक थोड़ी हो सकता था, ये बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मान रहे थे। आज देखिए क्या हुआ। अब सर्वोच्च न्यायालय जब से आदेश दिया तब से ये भी कह रहे नहीं सब ठीक है सब। अरे ये बातें ठीक है, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। अनुराग भदौरिया, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए मेरी बात। आप सिंपल बात ये है कि अखिलेश जी को आजम खान के परिवार की याद आई, मैं इस पे कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि चुनावी माहौल में आप बार बार हर बार ये कह रहे हैं लगातार इस बात को कि आजम खान साहब के साथ गलत हुआ। जब से आजम खान साहब जेल में है, उनके परिवार के लोग जेल पे हैं, समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, कहां किए, बता दीजिए आप। देखिए मुझे जानकारी नहीं है, आप बता दीजिए बस। सुन तो लीजिए। हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं? पीडीए की। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आदि आबादी, इसी की तो चर्चा करते हैं ना। इसी में हम 2024 का चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद मिला हमें। तो हम तो हमेशा उन लोगों की बात करते हैं जो समाज में जो समाज के जो वर्ग समाज में पीछे छूट गया है उसको समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। तो हमारे अपने लोग हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं और होते रहेंगे। इसमें बीजेपी को तो यार कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ बीजेपी डरी हुई है। दरअसल में 9 की 9 सीटें हार रही है ना, तो हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे आपकी चौधरी साहब जुड़ गए, उनका एक रिएक्शन लेता हूं मैं, आ रहा हूं। एक सेकंड, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने काम गिनाइए। जो आपने काम किया वो काम गिनाइए ना, काम पे वोट मांगिए। आप काम पे तो वोट मांग ही नहीं पा रहे हो। आप गिनाइए, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, सड़क, आपने महंगाई, बेरोजगारी, क्या आपने किया उस पर आप वोट मांगिए ना। कैसे मांगेंगे? क्योंकि पीसीएस, यूपी पीसीएस के स्टूडेंट तो रोड पे हैं, 15 से 20 हजार लड़के छात्र रोड पे मांग कर रहे हैं। आप किसानों को तो खाद दे नहीं पा रहे हैं। चलिए, वक्त सबके लिए निकालना है। अनुराग जी रुकिए। राजेश चौधरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। महाबहस में सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव आजम खान क्या मिलने जाते हैं, तो आपकी पार्टी के नेता उस पर भी सियासी माहौल पूरी तरह से बनाते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया यहां पर कह रहे हैं कि आजम खान के परिवार के साथ अखिलेश यादव पूरी तरह से खड़े हुए हैं और इसमें मुस्लिम वोट बैंक नहीं दिखता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है अपराधियों के साथ खड़ा होना, बवालियों के साथ खड़ा होना, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होना, बेईमानों के साथ खड़ा होना, बलात्कारियों के साथ खड़ा होना। ये तो वही समाजवादी लोग हैं जिन्होंने कहा था बलात्कार करने वालों के लिए बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो इनका इतिहास रहा है। और जब जब चुनाव आता है तो आजम खान की याद आ जाती है इनको, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भी करने वाले यही लोग हैं, हिंदुओं के अंदर विभाजन करने वाले ही लोग ये हैं। ये जो बांटने की राजनीति करना चाहती है समाजवादी पार्टी, इसकी काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। अनुराग जी सुन रहे ना, बांटने की राजनीति, ये शब्द राजेश चौधरी लेकर के आए कि बांटने की राजनीति, वो बटोगे तो कटोगे, हम बांटने की राजनीति। इनका परिवार डेवलपमेंट अलायंस है वो जो पीडी है, परिवार डेवलपमेंट अलायंस। केवल यादव फैमिली को किस तरह से राजनीति में और उसका विस्तार किया जाए, आने वाला है। इसके मतलब अनुराग भाई को राज्यसभा नहीं भेजा, अनुराग भाई को एमएलसी नहीं बनाया, अनुराग भाई को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, किसको दिया? अपने परिवार को। भाई आपकी भी चिंता कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद करने। सुन लीजिए चौधरी साहब, सुन लीजिए आप। अनुराग जी बोलिए। अब देखिए, पीडीए का भी अपमान करते हैं, उसका फुल फॉर्म को भी मैंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बोलने में कितनी तकलीफ है सोचिए आप। पी से अपने हिसाब से एक शब्द ले लेते हैं, डी से दलित नहीं बोल पा रहे, ये नहीं बोल पा रहे, पी से पिछड़ा नहीं बोल पा रहे, ये से अल्पसंख्यक आधी आबादी नहीं बोल पा रहे हैं, जो पिछड़े अगड़े नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इनको तकलीफ होती है ना। डी से दलित बोल देंगे तो इनको इनके सम्मान पे ठेस पहुंच जाएगी कि हमने दलित का नाम ले लिया। कमाल है भाई। अरे पीडीए तो जो हम कहते हैं वो आपको बोलने में दिक्कत क्या होती है? मतलब आप उनका सम्मान भी नहीं करना चाहते। हम तो उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप फिर बांटने पे आ गए। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे और अपने समाज को जोड़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सुधा मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, सुधा मिश्रा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। सुधा जी, स्वागत है आपका चर्चा में।
क्या कहेंगी आप? उपचुनाव में 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की बात कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम फैक्टर है उसमें आजम खान का रोल और उनके परिवार का रोल कितना अहम है कि अखिलेश यादव को उनसे मुलाकात करने के लिए जाना पड़ता है? क्या लगता है, इसमें कोई सियासत है? अनुपम जी, गठबंधन हमारा जीत रहा है, इसमें तो आप लोगों को बधाई देनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति परिणाम तो आने दीजिए, उससे पहले दे दूंगा तो सब मुझे बता देंगे कि मैं आपके गठबंधन का पत्रकार हूं। नहीं, सुनिए। अगर उससे पहले बधाई दूंगा तो मेरे ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। नहीं, आप नहीं, आप ये बताइए, जितने राजनीतिक दल होते हैं वो किस लिए चुनाव लड़ते हैं? हारने के लिए? क्या भाई हम जीतने के लिए आए हैं? गठबंधन में जीत रहे हैं तो बधाई देना चाहिए। इसमें राजनीति ढूंढने का प्रयास मत करिए। अगर ये प्रयास करेंगे तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। अरे भाई, अपने लोगों से मिलने जाना, अपने लोगों की चीजों से मिलके संगठन की बात करना, हमें आप लोग करते हो हिंदू मुस्लिम। इस देश में हम बात करते हैं पूरे जनता की, सबकी। 80-20 नहीं करते हम, कपड़ों से देख के नहीं पहचानते हम संविधान को बदलने की बात नहीं करते, हम संविधान के उस मूलभूत ढांचे के खिलाफ बात नहीं करते हैं जिसके खिलाफ मौजूदा सरकार बात करती है। तो हमारे पे प्रश्न उठाने से पहले ये देखिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना कौन चाहता है? चौधरी साहब बांट आप रहे हैं और उंगली दूसरे पर उठा रहे हैं। सुधा जी कह रही हैं, देखिए जहां जहां हिंदू बटाए वहां वहां कटाए। कश्मीर के अंदर मस्जिदों से रातों रात हुंकार भरी गई और कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, नहीं भगाया गया। उस समय बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ देखा नहीं देखा आपने? कल बंगाल के अंदर क्या हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है देखा नहीं देखा आपने? अरे हम यही तो कह रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हमको एक रहना है और समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग बांटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। रुकिए भाई, रुकिए, राजेश पासवान जी को लाऊंगा चर्चा में। राजेश पासवान दलित चिंतक हैं। राजेश जी रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए सबका। राजेश जी, सवाल ये है, दलित मुसलमान ये सब बांट के वोट को साधने की जो कोशिश हो रही है उपचुनाव में, आपको लगता है कि राजनीतिक दल इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या ये सेंध मारी सियासत के उस कोने में जगह बना पाएगी इन राजनीतिक दलों के लिए जिसके सपने संजोए हुए हैं? अनुपम जी, आपने जिस मुद्दों पे बहस की की शुरुआत की है जी, इसके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा। आजम खान जी इस बात के उदाहरण है कि सत्ता रहते हुए सिस्टम आपके पक्ष में कैसे काम करता है और सत्ता जब नहीं रहती है तो वही सिस्टम आपके खिलाफ कैसे काम करता है। आजम खान जी इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, एनडीए अलायंस जो है जीतने के लिए समाजवादी पार्टी में आजम खान का अब भी बड़ा है जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए अलायंस जो है सत्ता प्राप्ति के लिए, जीतने के लिए अपने सभी विरोधियों तक को भी मिलने जुलने मिलाकर के साथ रखने की कवायद करते हैं। इंडिया अलायंस भी ये कोशिश करता है और जैसा अनुराग जी ने कहा कि आजम खान जी बहुत पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी का साथ उनकी बहुत आत्मीयता रही है। तो अगर ये मिलने जा रहे हैं और उसमें अगर मिलने में आत्मीयता भी है, वोट बैंक का लालच भी है, वोटों को अपने साथ जोड़ने की इच्छा भी है, तो खराब नहीं है। क्योंकि चाहे इंडिया अलायंस हो या चाहे इंडिया अलायंस हो, सभी लोग अपने हर कदम सत्ता प्राप्ति के लिए, चुनाव जीतने के लिए करते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, सब ऐसा करती है। तो इसके लिए इस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। अखिलेश जी और आजम खान जी के बीच जो आत्मीयतापूर्ण संबंध रहे हैं, बहुत पुराने रहे हैं और इसीलिए उनका जाना त्रिपाठी जी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, ये जो पूरी बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा रेलखंड का इलाका, इस पूरे क्षेत्र में क्या मानते हैं? आजम खान का वर्चस्व, राजस्व और तमाम जो कहा जाए कि कद, वो पूरी तरह से अभी भी वही है जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। इसीलिए वो मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए समाजवादी पार्टी ये सारे जतन करती हुई दिखती है। अखिलेश यादव की मजबूरी हो जाती है उनके घर पर जाना। निश्चित रूप अनुपम जी, राजनीति में हमेशा छवि का महत्व होता है, इमेज का महत्व होता है। आजम खान की जो इमेज है वो मुस्लिमवादी इमेज है, मुस्लिमों को साथ जोड़ने की इमेज है। और अखिलेश यादव के लिए इसीलिए इस मौके पे जब उपचुनाव है तो आजम खान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं आजम खान अखिलेश यादव के लिए कि, लेकिन जिस समय वो जेल जा रहे थे, जिस समय वो जेल चले गए थे, लंबे अरसे तक कभी अखिलेश यादव उनसे नहीं मिले, उनसे दूरी बनाए रखी, उनके लिए बहुत ऐसी कुछ बातें भी नहीं कही जिससे कि लगे या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई धरना प्रदर्शन मजबूत तरीके से नहीं किया जिससे लगे कि नहीं वो आजम खान के बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि चुनाव है,
उपचुनाव है और उपचुनाव में सबको अपनी अपनी ताकत दिखानी है, अपने अपने पाले में लोगों को खींचना है। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव जा रहे हैं, उनकी पार्टी में तो आजम खां है ही। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चुनाव का ये जो आजम खां के यहाँ जाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अनुराग भदौरिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सुन रहे होंगे आप वक्ताओं के अलावा बाकी जो मेहमान हैं उनकी भी बातों को। सबसे बड़ी बात, जी मैं आ रहा हूं ऋद्धिमान जी, अभी आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा। मैं अनुराग जी से सवाल लूं। अनुराग जी, सवाल यह है कि चंद्रशेखर हरदोई जेल में जाके आजम खान के पुत्र से मुलाकात करते हैं और कहते हैं मेरा बहुत पुराना रिश्ता है उनके साथ, एक संदेश वो देने की कोशिश करते हैं। एक आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान साहब के परिवार से मुलाकात करके संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये चंद्रशेखर जो आपके मित्र भी हैं, कभी आपसे रैलियों में, कई रैलियों में मुलाकात भी उनकी हुई होगी, ये कौन सा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कौन किससे उससे मिलने गए, वो क्या माने भाई अपनी शिष्टाचार भेंट करने गए। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगर आजम खान साहब के घर जाते हैं, आजम खान साहब से मिलें, उनके परिवार से मिलें और उनके फैमिली मेंबर से मिलें, तो समाजवादी हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खबर हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिलती ही नहीं अपनों से मुलाकात करे, अपनों का दर्द बांटे, तब तो भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। मुझे लगता है शायद ये अपने कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं हैं, अपने नेताओं से भी नहीं मिलते आपस में लोग, तभी इनको एक खबर बनती है कि ये खबर है। अरे हमारे लिए नॉर्मल है, हम एक दूसरे के जो नेता, बड़े नेता होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अगर मुसीबत में होते हैं तो ज्यादा ख्याल करते हैं। चौधरी साहब इतना ख्याल रख रहे हैं, ये आपको दिख ही नहीं रहा है। ये समाजवादी संस्कृति संस्कार हमेशा रहे हैं। पहली बार जेल गए थे ना, तो मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी बताएं कि भाई ये तो कह रहे हैं कि हम सत्ता का भी ख्याल रखते हैं और अपने नेताओं का भी ख्याल रखते हैं। सत्ता का कहां बोला? तो पहली बार कितने महीने बाद अखिलेश यादव को याद आई? अब इनको चिंता है, सोचिए इनको चिंता है हमारी। अरे प्रभु, अपनी चिंता करो, हमारी क्यों चिंता करते हो? सत्ता आपको मिली है, जनता ने दी है कि जनता की समस्याओं की बात करोगे। आप खाद की बात करो ना, खाद की बोरी कैसे मिलेगी, खाद समय पे कैसे मिल है उसकी बात करो। मुसलमानों का वोट समाजवादी को पड़ जाए किसी प्रकार से, उसकी बात करो। दूसरा कोई है नहीं, हिंदुओं के वोट तो इनको मिल रहे। बात आ गई। अच्छा, वो जो छात्र है वो हिंदू है कि मुस्लिम है? जो छात्र अपने 20,000 छात्र रोड पे हैं यूपी पीसीएस के, वो कौन लोग हैं? हिंदू है या मुस्लिम है? वो कौन लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। किसान जो किसान जो खाद का इंतजार करता है वो कौन है उसमें? हिंदू है कि मुस्लिम है? कौन है वो लोग? जवाब है आपके पास? अमन गौतम क्या था, हिंदू था कि मुस्लिम था? कौन था जिसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई? चलिए सुधा मिश्रा मैं आपको ला रहा हूं। अनुराग जी, सुधा मिश्रा, सवाल ये हिंदू मुसलमान पे उपचुनाव हो रहा है क्या? सुधा मिश्रा, ये उपचुनाव 9 सीटों का हिंदू मुसलमान पे हो रहा है क्या? यही मैसेज देने की कोशिश कर रही है राजनीतिक पार्टियां? जी बिल्कुल नहीं, राजनीतिक पार्टियां नहीं, आप कहिए इस देश में पिछले 10 वर्षों से आई हुई ये नई नवेली पार्टी, जिसको लगता है कि वो देश के संविधान के खिलाफ बातें करती रहेगी। कौन सी है नई नवेली? नाम तो बताइए। इतना आप इतने उसमें वो लगा दे रही हैं कि पार्टी का नाम नहीं ले रही हैं आप। वो इस तरह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि 80-20 बताते हैं ये कि 80 और 20 की संख्या है, और बाकी राजनीतिक दल वो जो 100% में वोट ले सकते हैं वो इनके अकॉर्डिंगली 20% में खुश हो सकते हैं। अरे कम से कम जब कुछ कहते हैं आप लोग सोचा करिए उसको तर्कों पे रख के कि अगर आप 80-20 में बांट रहे हैं तो क्या कोई राजनीतिक दल जो 30%, 36%, 40% वोट पा रहा है वो सिर्फ 20% में पा रहा है क्या? तो कब इनके पास ना कोई तर्क है ना तार्किक क्षमता है। चौधरी साहब, ये कौन से हथकंडे आपकी पार्टी इस्तेमाल कर रही है जो सुधा मिश्रा भी कह रही है, अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये लोकसभा में जो नतीजे आए उसने तो आपकी पार्टी को काफी आईना दिखाया है, बता दिया कि साहब सबको साथ लेकर चलिए, ये हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं। तब तो समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर जबरदस्त सेंधमारी की थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो वो हाल है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले दिल के अरमा फिर भी कम निकले। एक प्रत्याशी इनको मिला नहीं, 9 में से 1 सीट इनको समाजवादी पार्टी ने दी नहीं। मजबूरी में ये समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो। मैं पूछना चाहती हूँ सुधा जी को, कोई प्रत्याशी के हाथ के पंजे वाला लड़ रहा हो तो बता दीजिए। आपके घर की बहुत चिंता करते हैं सुधा जी। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी, ये बता दीजिए कि आपने निषाद जी इतने दिन तक पड़े रहे दिल्ली में, कितनी सीटें दे दी निषाद पार्टी को? नहीं पहुंच पा रही है, केवल प्रवचन करने से, टीवी पे बैठ
प्रवचन नहीं करते, हम लोग सत्य और जमीन पे खड़े हुए लोग हैं। आप लोग क्यों नहीं करते हैं? झूठ बोलने के बाद बिल्कुल बिल्कुल सुनिए राजेश जी, अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। अरे हम तो गठबंधन में लड़ रहे हैं, टाइट ठोक के कह रहे हैं गठबंधन में। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि 10 पे चुनाव करवा पाए। प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर कहीं एक जगह भी खतरा ही देखिए, हमारी बात कर रहे हैं, बात ही नहीं बता दो। अरे गजब बात है। राजेश जी सुनिए, पहले बात सुनिए, अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। गजब खित रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले, अपनी सीट खुद थपाने वाले लोग 10 उपचुनाव नहीं करा पा रहे और कह रहे कि हम सुधा जी एक मिनट बात सुनिए। लड़ रहे हैं। एक मिनट देखिए, मैं राजेश जी ये बताइए, निषाद पार्टी को आपने कितनी सीटें दे दी? क्यों अपमान किया आपने उनका? अच्छा, तो निषाद क्यों पार्टी अपमान किया? संजय निषाद जी को आपने एक सीट दी क्या? अपना दल को कोई सीट दी क्या? राजभर जी को दी क्या? आप तो अपने अलायंस को तो एक सीट भी नहीं दे रहे बेचारे। 4-4 दिन तक निषाद जी, संजय निषाद जी दिल्ली में पड़े रहे, बड़े बेआबरू होके बेचारे लौट के आए। आपने निषादों का ही सम्मान नहीं किया, तो निषाद आपका भी सम्मान नहीं करेगा। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ 9 सीटों पे, आपने निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी है। निषाद भी वोट के माध्यम से बदला लेगा आपसे। निषाद समाज छोड़ेगा नहीं आपको चुनाव में। राजेश पासवान जी, सवाल यहां पर ये, चंद्रशेखर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स दलितों को साथ लेकर के एक मैसेज देने वाली, दलित मुसलमान का जो गठजोड़ बनाने की कोशिश है, अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने हरदोई जाते हैं, ये क्या उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स कुछ दिल में जगह बना पाएगी? इस उपचुनाव के लिए कुछ बेनिफिट चंद्रशेखर की पार्टी को हो पाएगा? राजेश पासवान जी देखिए, चंद्रशेखर जी की अपनी अलग पार्टी है और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं, और वो हर राजनेता करता है, वो भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही ना, चुनावों को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर बटेंगे कटेंगे तो लेकर के, इसमें दलित और जो कमजोर जातियां रही हैं, हाशिए पर रहने वाली जो जातियां रही हैं, उनके मन में ये लग रहा है कि ये जो हिंदू वाली जो बातें हो रही है, उसमें सीधे सीधे सवर्ण हिंदुत्व वाली वर्चस्व की भावना अधिक हो रही है, और इसमें जो दलित और ओबीसी और जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है। और जैसा अनुराग जी ने कई बार डिबेट में कहा कि जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वे क्यों नहीं बताते कि क्या सभी वाइस चांसलर्स में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग हैं कि नहीं है? मीडिया में लोग हैं कि नहीं है? न्यायपालिका में है कि नहीं है? उद्यमिता में है कि नहीं है? वहां पे सिर्फ वोट लेने के लिए सबका साथ और अपना विकास होगा, फिर इस पे कौन विश्वास करेगा? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है रतिमान त्रिपाठी जी। मेरे पास वक्त की कमी, रतिमान त्रिपाठी जी सब नारे देते हैं, आप देख रहे होंगे आजकल उत्तर प्रदेश में होर्डिंग्स की बार है। हर राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं, तस्वीर लगा के लोग चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे आ रहा है, कुछ और भी नारा आ रहा है, लेकिन असलियत में तो बात यह है कि जो जनता के लिए करेंगे साहब, असलियत में तो वही टिकेंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो नारे हैं। नारों का क्या, नारे तो एक जमाने में तिलक तराजू और तलवार का नारा लगा था जी, फिर बटे हैं कि कटे का नारा गया। ये तो नारे चलते रहेंगे। राजनीति की असलियत ये है कि वो मौके का फायदा उठाती है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लोग हों, वो अपने मौके का फायदा उठाते हैं। अब जिसके हिस्से में इस समय वक्त है, वो लग रहा है कि नहीं उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे एक अलग नारा मिला है, उसके जवाब में दूसरा नारा आ गया है, उसके जवाब में तीसरा नारा आ गया है। तो ये नारों का क्या मतलब नहीं है, ये मौके की राजनीति का विषय है, और उससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है उसके इस नारे से फायदा है तो वो नारा उठा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि नहीं उसको दूसरे नारे से फायदा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का रिफ्लेक्शन पैदा करती हैं, जिसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती है? निश्चय ही चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, वे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग अपने अपने फायदे की ही बात सोचते हैं। समाज का तो एक मुलम्मा होता है। जैसे पीडीए की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों सांसद बनाए गए, कितने पीडीए उसमें थे? लास्ट में आ रहा हूं राजेश चौधरी जी, मैं रोकूंगा आपको रतिमान जी। राजेश जी चौधरी साहब बताइए कि आखिर क्या वजह है आपकी पार्टी को? क्या मुसलमानों से कोई दिक्कत है, या मुसलमानों को लेकर के जब आप तमाम योजनाएं चलाते हैं, उनका लाभ मुसलमानों को देते हैं, तो फिर ये हिंदू का राग क्यों लापते हो भाई? देखिए, हिंदुओं के अंदर जो विभाजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करना चाहती है, उसी को तो हम दिखा रहे हैं।
कि ये आपको बांट करके काटना चाहते हैं, यही कटवाना चाहते हैं। कश्मीर में कटे थे नहीं कटे थे, आज ढूंढ करके लाओ कितनी आबादी बची है हिंदुओं की। अरे जो जिन्होंने कन्हैया की गर्दन काटी, जिन्होंने आकर के तिवारी को लखनऊ के अंदर मारा, जो जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर दलितों का कत्लेआम किया, बांग्लादेश के अंदर बनने वाले तो अधिकतर दलित ही थे, उन्हीं के साथ बलात्कार होता है, उन्हीं के साथ घर जलाए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है। ये जोड़ने वाला देश है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। अरे वो कोई दूसरा नहीं है। सब एक साथ जोड़ेंगे, समाज जुड़ेगा और पीढ़ी के साथ आगे बढ़ेगा, कहीं कोई नहीं बटने वाला है। भेदभाव नहीं करते। आपके हार का डर की वजह से आप चाहे कुछ भी बोलिए, हार तो आपकी दस्तक दे ही रही है आपके दरवाजे पे। 9 तारीख को जब वोट होगा तो आपकी हार तय हो जाएगी 9 सीटों पे, इसलिए आप ये सब हथकंडे अपनाना चाहते हैं। 23 नवंबर को मालूम पड़ेगा कौन हारेगा कौन जीतेगा मित्र। चलिए, राजेश चौधरी, अनुराग भदौरिया, साथ ही साथ सुधा मिश्रा, राजेश पासवान जी, रतिपान त्रिपाठी, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए महाबहस में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दंगल बड़ा दिलचस्प होने वाला है और इस दंगल पे सबसे बड़ी बात यह है कि कौन किसको मात देगा, कौन सा फैक्टर किस पर भारी पड़ेगा। और इन 9 सीटों के दंगल में हिंदू मुसलमान के साथ साथ नारे और वादों का खेल कितना बढ़ चढ़कर खेला जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जनता सब जानती है और जनता ये भी जानती है कि कौन सियासत कर रहा है, कौन सियासत में अपनी गोटियां खेल रहा है। लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि साहब ये सियासत ही करते रहोगे या वक्त है तो जनता के लिए भी कुछ करोगे। महाबहस में आज बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।